नमस्कार, मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरे साथ खास बात। खास बात में आज आपकी मुलाकात कराएंगे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी से। लक्ष्मी नारायण चौधरी के पास कई विभाग हैं, हमारे साथ खुद जुड़ चुके हैं। लक्ष्मी नारायण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो खास बात में। सर धन्यवाद। सर, आप 4 बार से अपनी विधानसभा से विधायक रहे हैं, तमाम चीज़ें। अपने राजनीतिक सफ़र के बारे में सबसे पहले बताएं। देखिए, सन 77 में जनता पार्टी देश में और हमारे प्रदेश में आई थी। उस समय मैं LLB फाइनल का स्टूडेंट था। तो मुझे सबसे पहले श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह ने मंडी समिति का कोसी कला मथुरा में वो बनाया था चेयरमैन, और जिला सहकारी बैंक का मुझे डायरेक्टर बनाया गया था। तब से मेरी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत हुई। वैसे मैं कॉलेजों में भी प्रेसिडेंट रहा हूँ, इंटर कॉलेज में भी, डिग्री कॉलेज में भी। तो छात्र जीवन से ही मुझे राजनीति का शौक़ था, मेरी बैकग्राउंड भी ऐसी थी। इसके बाद फिर सन 85 में मैं पहली बार मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ने का मौका मिला। विधानसभा का चुनाव मैं पहली बार में ही जीत गया था। इसके बाद मुझे, चूँकि हम लोकदल से थे, लोकदल का विलय विभिन्न पार्टियों में होता रहा। कभी जनता पार्टी में हो गया, कभी कांग्रेस में विलय हो गया। मुझे पार्लियामेंट लड़ाया गया, मात्र मैं कभी 6000 वोट से हार गया, कभी दूसरे नंबर पे मैं रहा। इसलिए बीच में मेरा राजनीतिक गैप रहा। छाता क्षेत्र से मैं 3 बार पार्लियामेंट का चुनाव मथुरा ज़िले से लड़ा हूँ। तीनों बार छाता क्षेत्र से मैं विधानसभा से चुनाव जीता था, पार्लियामेंट में भी। इसलिए मैं अपने क्षेत्र से यदि ये कहूँ तो मैं सिर्फ 2 या 3 चुनाव हारा हूँ, बाकी सारे चुनाव में अपने क्षेत्र से हमेशा जीतता रहा। लक्ष्मी जी, क्या वजह रही कि विधानसभा क्षेत्र में आपकी लोकप्रियता रही? क्योंकि आप कई सत्ता में तो रहे नहीं, सरकार में रहे नहीं, आखिर क्या वजह थी कि आप लोकप्रिय विधायक रहे अपने विधानसभा के? सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग ज़मीन के आदमी हैं। प्रत्येक व्यक्ति, जहाँ एक बड़ा आदमी, जहाँ एक पॉलिटिकल असरदार आदमी ये सोचता है एक मेरा अधिकार MLA पे है, MP पे है, वहाँ मेरे क्षेत्र का व्यक्ति जो सबसे साधारण कार्य करता है, जनता का आदमी है, चाहे वो ग्वाला हो, वो भी ये समझता है एक जितनी मेरी विधायक जी, मेरी मंत्री जी मानते हैं, उतना किसी की नहीं मानते। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति मुझे अपने परिवार का सदस्य समझता है। सर, 1 साल हो गए, 1 साल नहीं मिसाल के आप लोगों ने कार्यक्रम किए और बड़े कहा जा सकता है ढोल नगाड़े के साथ डंका पीटा कि 1 साल में बहुत काम हुआ। आपके विभाग हैं, अल्पसंख्यक कल्याण है, आपके पास हज है, आपके पास संस्कृति एवं कार्य है, धर्मार्थ कार्य है। तो क्या आपके विभाग का कार्य रहा 1 साल में? क्या ज़मीन पर जनता को लाभ मिला आपके विभाग से? देखिए, 1 साल में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो कार्य उत्तर प्रदेश में सरकार के द्वारा किए गए हैं, मुझे मौका मिला है श्रद्धेय वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री जी के साथ काम करने का, श्रद्धेय नारायण दत्त तिवारी जी के साथ काम करने का। मुझे मौका मिला है आदरणीय कल्याण सिंह जी के साथ, माननीय राजनाथ सिंह जी के साथ, माननीय राम प्रकाश गुप्ता के साथ, सुश्री मायावती जी के साथ। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, जितना कार्य और जितना परिश्रम इस सरकार में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कार्य हुआ है, उतना मैंने 20 साल विधानसभा में रहने के बाद कभी नहीं देखा। अल्प समय 1 साल कोई मायने नहीं रखता। व्यवस्था बहुत बिगड़ी हुई थी। मैं उदाहरण देता हूं आपको। जब माननीय अखिलेश जी की और मायावती जी की सरकार आई थी, उस समय उत्तर प्रदेश में डेयरी के नाम पर यहाँ 59 प्रोजेक्ट बड़े बड़े चल रहे थे।
और लाखों किसान उसके मेंबर थे। जब हमको ये विभाग आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दिया, तब मात्र उन 59 बड़े प्रोजेक्ट को समेट के कुल उन्होंने 14 प्रोजेक्ट में समेट दिया। सारी डेयरियां बंद हो गई, किसानों को लाभ मिलना बंद हो गया, किसानों की जो आय थी वो बंद हो गई, बाहर की जो प्राइवेट डेयरियां थीं उन्होंने शोषण प्रारंभ कर दिया। आज जैसे ही हम आए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट अब डेयरी के, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ इस वर्ष ही हमारे 10 बड़े प्रोजेक्ट प्रारंभ हो जाएंगे। हमने जब ये विभाग आया मेरे पास, उस समय केवल 1.25 लाख लीटर दूध का कलेक्शन पराग डेयरी के द्वारा उत्तर प्रदेश का था। इसी वर्ष हमने करीब 6 लाख लीटर पर डे कलेक्शन दूध का पहुंचा दिया। प्रोजेक्ट भी शुरू हो रहे हैं, इसके बाद नए प्रोजेक्ट लगाने के लिए भी हमारा प्रयास जारी है। केवल डेयरी की बात ही नहीं, मैं अन्य विभागों में भी यदि जाऊं तो स्वाभाविक रूप से जो पूर्ववर्ती सरकारें थीं, उन सरकारों का धर्म, संस्कृति की वजह से ही भारतवर्ष विश्व गुरु बना। सांस्कृतिक धरोहर ही भारतवर्ष की विश्व में सबसे अनूठी है। कभी किसी सरकार का ध्यान नहीं गया। आदरणीय योगी जी जब से आए, अयोध्या को लोग भूल चुके थे। केवल एक राम जन्मभूमि का जो हमारा मसला प्रारंभ हुआ, उस वजह से एक वो आया। बाकी सरजू महारानी, दीपावली, भगवान राम से संबंधित, उनकी लीलाओं से संबंधित, लोग बिल्कुल एकदम सबका ध्यान उधर से हट गया। अब आपकी मथुरा की बात की जाए तो मथुरा में बरसाना जो होली भी खेली गई, वो भी संस्कृति विभाग ने एक पहल की है। किस तरीके से इस तरीके की और कोई पहल करेंगे जिससे जनता भी जुड़े, और एक जो वहाँ का लोक त्योहार है, खास तौर से त्योहार तो होली सबका होता है, लेकिन जो वहाँ की धरोहर है उसको बढ़ाने के लिए आप लोग क्या काम कर रहे हो? देखिए, ये एक सबसे बड़ी बात ये होती है मिश्रा जी, एक अकेले इसको धर्म से ही जोड़ना बेमानी होगी। ये निश्चित रूप से हमारे पर्यटन से जुड़ता है, और जहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, आपको मालूम है विश्व में ऐसे अनेक देश हैं, हमारे देश में अनेक ऐसे प्रदेश हैं कि जिन पे सबसे बड़ा यदि रोटी रोजी का कोई साधन है तो वो पर्यटन है। तो यदि हम होली और दीपावली के माध्यम से यहाँ श्रद्धालु और पर्यटन आते हैं तो हमारे बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा। इसलिए उसका उत्थान आदरणीय योगी जी ने पर्यटन को बढ़ावा देके, सांस्कृतिक बढ़ावा देके, इसलिए प्रदेश में एक नई जागृति पैदा की है। चूँकि एक भारत श्रेष्ठ भारत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नारा है, योगी जी के नेतृत्व में हमने बहुत बड़ी पहल की है। महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक MOU साइन होना, उत्तर प्रदेश हरियाणा का सांस्कृतिक MOU साइन होना, पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का काम जो हमारे पूर्वजों ने पहले किया, जो हमारे महापुरुषों ने पहले किया, वो आदरणीय योगी जी ने प्रारंभ किया है। और एक सूत्र में पूरा देश बंधे, इसीलिए अभी कैलाश मानसरोवर भवन की जो स्थापना गाजियाबाद में की है, आदरणीय योगी जी से शिलान्यास हम लोगों ने कराया है। इतना भव्य बनेगा, सारे वहाँ सनातन धर्म के प्रेमी, जितनी भी यात्राएं होंगी, जितने भी त्यौहार होंगे, जितने भी धार्मिक स्थल होंगे, सब की जानकारी वहाँ उपलब्ध होगी। तो ये एक धार्मिक, सांस्कृतिक
इसको बढ़ावा देके समाज को एकता के सूत्र में बांधना, राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करना, यही इसका एक मुख्य कारण है। बिल्कुल, तो हमारे साथ बने हुए हैं कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी। बातों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। स्वागत है एक बार फिर आपका। हमारे साथ है कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी। लक्ष्मी नारायण जी, आपसे अगर बात की जाए तो आपकी जब सरकार आई तो आपने एक बयान दिया था, शमशान और कब्रिस्तान दोनों पर ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले मोदी जी ने ये बात बोला था कि शमशान और कब्रिस्तान में भेदभाव होता था, शमशान और कब्रिस्तान को लेकर बड़ी राजनीति हुई। आपने बोला, इस पर अब कितना काम हो रहा है? देखिए, आपको मालूम है, एक पूर्ववर्ती सरकार ने बिल्कुल खजाना खाली कर दिया था। इसके बाद 36,000 करोड़ किसानों की कर्ज माफ़ी हुई और उसके बाद गन्ने का जो कई वर्ष का भुगतान पड़ा था, 24,500 करोड़ गन्ने का भुगतान भी किया गया। तत्काल बाद धान की खरीद, तत्काल बाद धान की खरीद के गेहूं खरीद, वर्तमान में चालू वर्ष में गन्ने का भुगतान, इस तरह से 1 लाख करोड़ किसान की जेब में आरटीजीएस के रूप में सरकार ने दिया है। इसलिए यदि कोई भी जो पहल पूरी तरह से होनी चाहिए थी शमशान के और कब्रिस्तान के बारे में, सभी फंडों की पैसा तो वही है, तो जब उधर खर्च हुआ है तो इसमें थोड़ी कमी आई है। बाकी हमारे यहाँ शमशान और कब्रिस्तान की बात जहाँ तक है, आदरणीय योगी जी ने कहा कि दीपावली पे भी पूरी बिजली मिलेगी और ईद पे भी पूरी बिजली मिलेगी। दीपावली भी शांति से मनाया जाएगा, ईद भी शांति से मनेगी। तो हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव धर्म के या जाति के नाम पे नहीं है। वक्फ बोर्ड की जांच कराने की बात कही गई। आप लोगों ने जब वक्फ बोर्ड के जब आप लोगों ने दफ्तरों में कदम रखा तो कई घोटाले सामने आए, कई अनियमितताएं सरकार की, पूर्व सरकारों के आपके सामने आई। सर, सरकार की जो अनियमितताएं आई, जो जनता का गाढ़ा पैसा था वो पानी की तरफ पहले बहाया गया और तमाम तरीके से धांधलियां हुई हैं, आप लोगों के सामने आई, उस पर आप लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की। अभी तक किसी को कोई ठोस कार्रवाई करते हुए नहीं देखा गया। आप लोगों ने कहा था कि कार्रवाई ज़रूर करेंगे, लेकिन ऐसी कुछ चीज़ देखने को नहीं मिली। देखिए, ऐसा है, एक नहीं प्रदेश में चारों तरफ से सैकड़ों शिकायतें हमको मिली और दोनों वक्फ बोर्ड के चेयरमैनों के और बोर्ड के सदस्यों के खिलाफ हमको शिकायतें मिली। प्राइमा फेसिया हमने जांच कराई और जांच वो इतने गंभीर तथ्य उसमें सामने आए, मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को तत्काल सीबीआई जांच के लिए लिखा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको अप्रूव कर दिया। उसका आपको मालूम है, एक तरीका होता है, एक गृह विभाग में जाता है, गृह विभाग फिर सीबीआई को रेफ़र करते हैं और सीबीआई पूरे जांच की तथ्यों को परख के तब उसे अपने हाथ में लेता है। हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी अप्रूव करके वो भेज दी, प्रोसेस में है, उसमें कहीं किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है। दूसरा नंबर ये है, एक अकेले इसी में धांधलेबाजी नहीं थी। धांधलेबाजी यहाँ मदरसों के नाम पे भी बहुत बड़ा तुष्टीकरण था। 19,000 मदरसे मान्यता प्राप्त थे, जिसमें से 560 मदरसे ऐसे थे जिनमें 100% फंडिंग हमारे सरकार के द्वारा थी और एक एक मदरसे का एक साल का 1-1, 2-2, 1.5 करोड़ रुपए की वो सहायता थी। 4600 मदरसे ऐसे थे जिसमें 3 अध्यापकों के वेतन दिए जाते थे। ये आईटीआई के टीचर्स को वेतन दिया जाता था। अब हमने पूरे हिंदुस्तान में पहला राज्य है जहाँ सारे मदरसे मैंने पोर्टल पे लाने के लिए आदेश किए और 19,000 में मात्र वो
17,000 से भी कम रह गए। 2,000 स्कूल मदरसे जैसे ही कम हुए। अभी मैंने एक जांच कराई औरैया की, आप ताज्जुब करेंगे, एक ही कैंपस में 2 मदरसे और 2 मदरसों के अलावा वहाँ उसी जगह पे एक चक्की लगी हुई, उसी जगह पे उनका घर बना हुआ, और जगह मात्र 900 वर्ग फुट। और दोनों मदरसों के नाम पे एक ही व्यक्ति दोनों का कार्यवाहक प्रधानाचार्य, और एक ही वही सेम नाम के ही मदरसों में उनमें टीचर चल रहा है। सर अगर बात की जाए तो आप अयोध्या बहुत जाते हो। अयोध्या में आप जब जाते हैं तो तमाम चीज़ें आप देखते हैं। अयोध्या में अब क्या बदलाव, क्योंकि देखिए वहाँ पर मामला सुप्रीम कोर्ट में है। आपने देखा कि तमाम लोगों ने भी कोशिशें की, श्री रविशंकर से लेके आपके वक्फ बोर्ड के, शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन तक ने, हर आदमी अपनी अपनी कहने में लगा हुआ है। हकीकत यह है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं हो सकता, ये आप भी जान चुके होंगे अब तक। क्या माहौल है? देखिए, मैं एक बात कहता हूँ, जिस अयोध्या के नाम पर पूरे देश की समाज को बांटने के लिए लोगों ने यहाँ तक कह दिया परिंदा पर नहीं मारेगा, और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जब से ये विभाग मेरे पास आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, अयोध्या में लगभग 7-8 हज़ार मुस्लिम भाइयों का एक बड़ा सम्मेलन हुआ, और जिसमें एक स्वर से ये कहा गया, एक किसी भी झगड़े की जगह पे या किसी भी दूसरे धर्म के स्थल पर हम लोग नमाज अदा नहीं कर सकते। ये हमारे कुरान शरीफ में लिखा हुआ है, वो हमारे नमाज खुदा कबूल नहीं करता है, इसलिए यहाँ मंदिर ही बनना चाहिए। 8-7 हज़ार आदमियों ने एक स्वर से ये बात अयोध्या में कही, मुस्लिम भाइयों ने। इसके बाद महिला सम्मेलन हुआ, जिसमें लगभग 1,500 से लेकर 2,000 तक महिलाएं थीं। एक स्वर से महिलाओं ने भी कहा, और महिला हम लोगों के साथ दर्शन करने के लिए वहाँ गईं। अब आप बताइए मुझे, कितना बड़ा परिवर्तन है। भगवान राम को हिंदुस्तान में जो भी बुद्धिमान मुस्लिम भाई है, वो भगवान राम को अपना पूर्वज मानता है, वो भगवान राम को अपना आदर्श मानता है। महापुरुष किसी एक जाति के, एक धर्म के और एक समाज के नहीं होते, महापुरुष तो सबके होते हैं। तो भगवान राम के जो चरित्र से या भगवान कृष्ण के चरित्र से जो भी उनके महान उपदेश हैं, उनकी लीलाएं हैं, उनको कोई भी धर्म का व्यक्ति हो वो सभी कबूल करते हैं। इसलिए एक माहौल बना है, और जिन्होंने भी, चाहे आदरणीय श्री रविशंकर जी हों या और जो भी हमारे भाई हों, दोनों ही धर्मों के लोगों ने, जिसने भी अयोध्या के मसले में मंदिर बनवाने के लिए पहल की है, मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं और सभी का आदर करता हूं। चलिए, तो हमारे साथ बने हुए हैं कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी। इनके साथ बातों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। स्वागत है एक बार फिर आपका। हमारे साथ बने हुए हैं कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी। लक्ष्मी नारायण जी, तमाम बातें हुई, आपने अयोध्या की बात की, आपने धर्मार्थ की बात की, आपने अल्पसंख्यक की बात की कि किस तरीके से सरकार काम कर रही है और आपका विभाग काम कर रहा है, हालांकि अभी 1 साल ही हुआ है सर। लेकिन आप चूंकि अल्पसंख्यक मंत्री भी हैं, कल्याण और उनका कल्याण भी देखते हैं, इस समय एक मामला चला SC/ST के जो एक्ट है उसमें बदलाव को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी की, उसके बाद आपकी सरकार ने, केंद्र सरकार ने पुनर्विचार याचिका डाली, उस पर बहस हुई और फिर से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, बदलाव किया जाना चाहिए। जब भी किसी के ऊपर FIR हो, उसकी जांच कर ली जाए, उसकी गिरफ्तारी से पहले इस चीज़ को सुनिश्चित कराया जाए, किसी को फर्जी मुकदमे में नहीं डाला जाए। इस तरीके के मामले क्योंकि बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आपके अटॉर्नी जनरल ने भी उनसे काफ़ी तीखी बहस हुई।
सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दबाव में एससी एसटी के मामले पर कोर्ट में गई थी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पर जनता के जहाँ तक दबाव का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी हर उस कार्य को करने के लिए आतुर है और बाध्य है जो जन कल्याण का हो। चूँकि ये मामला कोर्ट में है, इसलिए मेरा कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं। कुछ हमारे विपक्षी दलों ने उस बात को तूल दिया जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी और आदेश पहले किया, अपनी फाइंडिंग दी। भारतीय जनता पार्टी ने ये महसूस किया एक शायद हमारे कुछ भाइयों को जो विपक्षी दलों ने गुमराह किया है, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उसमें कोर्ट में पुनर्विचार याचिका डाली और भारतीय जनता पार्टी एससी एसटी के लोगों के हितों को सुरक्षा और हितों को और अधिकारों को बरकरार रखने के लिए बिल्कुल पूरी तरह तत्पर है, बाध्य है। संविधान की रक्षा करना हमारे केंद्र सरकार का, राज्य सरकारों का परम कर्तव्य है। सर, अब अगर बात की जाए तो गौ रक्षा की बात करता हूँ, क्योंकि गौ रक्षा पर तमाम चीज़ें हुई, सरकार आते ही तमाम आप लोगों ने बूचड़ खाने की बात हुई। गौ कटान को कैसे रोकेंगे? देखिए, जहाँ तक गौ कटान को रोकने की बात है, पूरे विश्व के डॉक्टरों ने और पूरे विश्व के वैज्ञानिकों ने सब ने माना है, माँ के दूध के बाद यदि कोई भी बच्चे के लिए संजीवनी है तो केवल गाय का दूध है, और गाय में भी देसी गाय का दूध है। इसलिए गौवंश की वृद्धि के लिए और गौवंश की रक्षा के लिए अवैध कटान आदरणीय योगी जी ने आते ही सबसे पहला कानून बनाया। अवैध कटान नहीं होना चाहिए। जहाँ तक गौवंश की रक्षा का सवाल है, देखिए, मैं स्वयं कह सकता हूँ, पिछली सरकारों में आज हमारे कुछ विपक्षी दल और विरोधी लोग उठाते हैं कि गौ की बड़ी समस्या हो गई है, छुट्टा गाय घूम रही हैं, छुट्टा सांड घूम रहे हैं। उस समय समस्या इसलिए नहीं थी, एक छुट्टे जो घूमते थे वो रात को ट्रक में लद के सुबह कटा दिए जाते थे। आज ये साबित होता है इस बात से कि गौ रक्षा सरकार के आते ही हो रही है। लेकिन ये तर्क तो नहीं है सर, इसके लिए भी आपको व्यवस्था करनी चाहिए। गाय सड़क पे खड़े होकर पॉलीथीन खाए और आप कह रहे हो कि आपकी सरकार उसको बचा रही है, तो एक तर्क आपका ये समझ में आता है कि आप लोगों ने गांव के अवैध कटान को रोका, लेकिन गाय सड़क पर है, ये अपने आप में जन समस्या है। देखिए, गौ सेवा आयोग आदरणीय कल्याण सिंह जी ने स्थापित किया प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। बीच में गौ सेवा के आयोग के नाम पे किसी व्यक्ति की न नियुक्ति की गई, न किसी व्यक्ति को 1 रुपया कोई फंड दिया गया। जैसे ही आदरणीय योगी जी की सरकार आई, तुरंत गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष की भी नियुक्ति की गई, फंड भी अलॉट किया गया। और आदरणीय योगी जी ने, और फंड अभी चूँकि इस समय भूसा सस्ता है, इसलिए फंड तुरंत रिलीज किया जा रहा है गौशालाओं को। इसी मई के 2nd वीक में ही सारी गौशालाओं को जो भी रजिस्टर्ड हैं, जितना भी पैसा है उन्हें रिलीज कर दिया जाएगा। दूसरे नंबर यह है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि जितनी भी हमारे गौचारे की ज़मीनें पड़ी हैं उत्तर प्रदेश में, उन सब को गौशाला बना के और गायों को रक्षा के लिए, गायों के चारे के लिए उनको सुरक्षित कर लिया जाए, संरक्षित कर लिया जाए। बड़े बड़े कई गौशालाएं बनाने का कार्य प्रारंभ हो गया है। बुंदेलखंड में भी प्रारंभ हुआ है। यहाँ बहुत बड़ी गौशाला के निर्माण की आधारशिला रखी है शाहजहाँपुर में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने। तो इस ओर कार्य प्रारंभ हो गया है। बड़ी बड़ी जगह आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हासानंद एक्सटेंशन गौशाला का अभी शिलान्यास किया वृंदावन में, जिनका लक्ष्य 1 लाख गौशाला गौ रखने का है। गाय काटने का जो मीट है, बीफ जिसे कहते हैं, वो प्रतिबंध है। क्या ये अगर बात की जाए तो क्या इसे धार्मिक आस्था बढ़ेगी? देखिए, जहाँ
गाय काटने की बीफ का सवाल है, मैं उसके बारे में इतना ही कह सकता हूँ। एक हमारे शास्त्रों ने, हमारे वेदों ने, हमारे धर्म ग्रंथों ने, हमारे महापुरुषों ने, सब ने गाय की पूजा की है। ये धार्मिक आस्था। गाय के जहाँ लक्षण हैं और उनका दूध का और दही का, भगवान कृष्ण ने भी मक्खन और मिश्री खाई थी। हमारा देश उस समय ही पूर्ण स्वस्थ था जब यहाँ गाय को गौ माता के रूप में पूज के और उसके दूध और अमृतपान और दही पान किया जाता था। आज भी गाय के दूध पीने वाले गोल्ड मेडल लेके आए हैं। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ, एक गाय केवल धार्मिक आस्था का ही विषय नहीं है। गाय भारतवर्ष की पहचान है। गाय की वजह से भारतवर्ष की पहचान है। एक आखिरी सवाल, ग्राम स्वराज अभियान चल रहा है, रात्रि चौपाल कर रहे हैं आप लोग, दलितों के घर पे खाना खा रहे हैं। एक समय था जब राहुल गांधी ने खाना खाया था, बड़ा हो हल्ला हुआ था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आज आप लोग खा रहे हो, एक प्रोपोगंडा कर रहे हैं। कोई हलवाई बनाता है तो कोई किसी का खाना होटल से आता है, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं? 100% ये बात गलत है। आदरणीय योगी जी ने जहाँ भी भोजन किया, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जहाँ भी भोजन किया, आपके बाकी मंत्रियों की बात, कहीं बाहर से भोजन नहीं आया। अब देखिए, यदि इस तरह का किसी ने किया होगा तो मुझे मालूम नहीं। हम लोग कभी इस तरह, भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति कभी इस तरह का कोई ढोंग नहीं करता। दूसरे नंबर ये है कि देखिए, मैं ये मानता हूँ कि ये जो बातें पैदा की जाती हैं, ये हिंदुत्व के बंटवारे की बातें हैं। जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं, जिनके पास कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, जिनके पास कोई राजनीतिक सिद्धांत नहीं है, वो इस तरह की बात करके हिंदुत्व को बंटवारा करना चाहते हैं। इसलिए ये बातें चलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी भी जाति में विश्वास नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी शुद्ध रूप से सबका साथ, सबका विकास में विश्वास करती है। और जहाँ तक हिंदुत्व की बात है, वहाँ तक तो देखिए, ये जो भी व्यक्ति जिस धर्म को मानता है, हिंदुत्व एक परम पवित्र एक धर्म है। उसमें यदि विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी का भी विश्वास है, मेरा भी व्यक्तिगत विश्वास है। ठीक। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी। इन्होंने तमाम बातें की और बताया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को विश्वास है जिस तरीके से इस समय काम हो रहा है, और ख़ासतौर से दलितों के घर जो भोजन खाया जा रहा है उसको बताया कि जिस तरीके का प्रचार हो रहा है वो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग कर रहे हैं। अगली बार आपकी मुलाकात कराएंगे किसी और शख्सियत से। फिलहाल हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत, और देश और दुनिया की खबर देखने के लिए देखते रहिए लाइव टुडे।